हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज समझते हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल। सेल बायोलॉजी का काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो दो वीडियो में हम उसको समझेंगे। आज के वीडियो में मेनली हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और सेल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। अब देखिए, ये जो कोशिका यानी सेल है, सेल को हम बायोलॉजी में कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। और अगर सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसको स्टडी को कहते हैं हम साइटोलॉजी। ठीक है, तो नेम साइटो, स्टडी क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी हो जाएगा। अब देखिए, जो सेल है इसको सबसे पहले किसने खोजा, या कहें सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, तो सबसे पहले खोज किया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को देखा था। एक्चुअली इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में, इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से बॉटल कॉर्क पर ये रिसर्च कर रहे थे और बॉटल कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। तो इन्हें उस बॉटल कॉर्क में हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर के समान कोष्ठक दिखाई दिए। ठीक है, इस संरचनाएं दिखाई दी, कोष्ठक समान संरचनाएं। अब क्योंकि ये सेल की तरह थी, मतलब जाल अनुमा थी, इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल दे दिया। अब इनका जो माइक्रोस्कोप था वो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाला नहीं था। ठीक है, इनके माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन है वो ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वो ज़्यादा उसमें डीपली देख नहीं पाए। अब क्योंकि वो डेड सेल था, इसीलिए उन्होंने इसको क्या कह दिया? नॉन लिविंग कह दिया। ठीक है, तो इन्होंने सेल को नॉन लिविंग बताया और सेल नाम भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो पूछेगा कि सबसे पहले सेल का अध्ययन या सेल के बारे में रिसर्च किसने किया, डिस्कवर किसने किया, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है, अब हम लोग इसके डेफिनेशन यानी सेल के डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। कैसे समझिएगा, देखिए स्मॉलेस्ट कैसे है। देखिए, जो सेल होता है इससे ही हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी हुई है, और सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा वाला पार्ट है। ठीक है, सबसे छोटा, एकदम स्मॉलेस्ट। ठीक है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैसे? देखिए, जो सेल्स होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे न्यूरॉन सेल्स है, आरबीसी के सेल्स है जो ब्लड में होते हैं, मसल सेल्स हैं जो कॉन्फेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो सेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे बात करें स्ट्रक्चर की, तो जैसे आरबीसी का मेम्ब्रेन आरबीसी होता है ना, तो आरबीसी का जो सेल होता है वो सर्कुलर होता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी? न्यूरॉन सेल्स की, तो न्यूरॉन सेल्स जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है, वो न्यूरॉन सेल लेंथ में काफ़ी लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये इनके स्ट्रक्चर की बात थी। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन कैसे लगे? तो देखिए, जो आरबीसी जो होता है, आरबीसी सेल्स, तो वो क्या होते हैं? वो ब्लड में घूमते रहते हैं। ठीक है, उनको पर एंटीजन पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी? न्यूरॉन सेल्स की, तो न्यूरॉन सेल्स लेंथ में लंबे होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? तो ये ब्रेन में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है? न्यूरॉन सेल्स। तो फंक्शन भी इनका अलग अलग है। यूनिट ऑफ लाइफ, और ये हमारे लाइफ का क्या है? यूनिट है, मतलब सबसे छोटा वाला हिस्सा है, यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है वो सेवरल बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। बिलियंस ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। अब देखिए, सेल विद डिफरेंट साइज एंड शेप एंड फंक्शन, इनके साइज भी अलग अलग होते हैं, इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे आरबीसी है तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, सर्कुलर है। ठीक है, और वही न्यूरॉन सेल्स है तो वो लेंथ में लंबे होते हैं, स्ट्रक्चर तो अलग है, फंक्शन भी अलग है। न्यूरॉन सेल्स कम्युनिकेशन का काम करते हैं हमारे ब्रेन में। वहीं अगर हम आरबीसी की बात करें तो उस पर एंटीजन होता है। ठीक है, अगर मसल की बात करें, मसल्स वाले सेल्स की बात करें तो उसका काम होता है कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब सिकुड़ना और फूलना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग समझते हैं सेल थ्योरी। देखिए, सेल में सेल थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। सेल जो चैप्टर है इसमें सेल थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। डेवलप्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्लेडन एंड स्वान अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लेडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, इनका पूरा नाम मैथ्यू स्लेडन और थियोडोर स्वान है। ठीक है, तो इन्होंने सेल थ्योरी यानी सेल थ्योरी यानी जो कोशिका सिद्धांत है उसको दिया था। अब देखिए, डेवलप्ड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्लेडन एंड स्वान अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, इन्होंने सेल के कुछ प्रॉपर्टीज बताए, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो, जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी एनिमल हो, ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इनकी पूरी बॉडी कोशिकाओं यानी सेल्स से मिलकर बनी है। ये किसने बताया? तो ये मैथ्यू स्लेडन और थियोडोर स्वान ने बताया। अब इन्होंने अपने थ्योरीज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। वो पॉइंट्स कहते हैं, ध्यान दीजिए। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जैसा मैंने अभी बताया, थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट, वो सेल्स से मिलकर बने हैं और उनके प्रोडक्ट से बने हैं। मतलब एक सेल
जो है एक सेल से ही दूसरा सेल बनेगा, पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी से दूसरा सेल बनेगा। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए, जब पर भी हमें कहीं चोट लगती है, ठीक है, कहीं चोट लगती है तो क्या होता है, वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो खून निकलने लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो घाव भर जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, जहाँ पर हमें चोट लगती है वहाँ के सेल डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो जहाँ चोट लगती है वहाँ के आसपास के सेल क्या करते हैं ना, सेल डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, कोशिका विभाजन। तो सेल डिवीजन करते हैं तो वो जो सेल डिवाइड होता है तो अपने जैसी दूसरी कॉपी बनाता है। सेल डिवीजन का मतलब यहाँ सेल के टूटने से नहीं है, सेल अपने जैसी दूसरी कॉपी बनाएगा। अब देखिए, जब सेल डिवाइड करेगा तो देखिए, जब सेल डिवाइड करेगा तो जहाँ पर सेल्स डेड हो चुके, खत्म हो चुके हैं, तो डिवाइड होने वाले सेल्स यानी नई कॉपी बनने वाले सेल्स क्या करते हैं, उस जगह को धीरे धीरे भर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा घाव भर जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ सिंपल सी बात यह है कि जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही होगा, पहले से जो सेल है उन्हीं से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जितने भी एनिमल, जितने भी प्लांट हैं या फिर एनिमल है, जितने भी ऑर्गेनिज्म सारे सेल से बने हैं, ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। नाउ नेक्स्ट, नाउ न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो पहले से पुराने वाले ओल्ड वाले सेल से ही होता है। पहले जो सेल प्रेजेंट है उससे ही नए सेल्स बनेंगे, और क्या बनेंगे, कॉपी बनेंगे, मतलब उनकी टू कॉपी, इंटू बनेगा ना, टू कॉपी। ठीक है, डिवाइड इंटू टू मतलब 1 से 2 में विभाजित होंगे। एग्जाम्पल में बताया 1 से 2 बनेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर थर्ड, सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट क्या है और ये वर्ड यहाँ पर क्यों आया है, देखिए, सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल्स क्या है, तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए, हमारा जो घर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि घर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, तो आप कहेंगे ब्रिक्स से, ईंटों से हुई है। भाई, ईंटों से क्या बनता है, दीवार बनता है। ब्रिक्स से क्या बनता है, दीवार बनता है। दीवार से क्या बनता है, कमरे बनते हैं। कमरे से क्या बनता है, पूरा घर बन जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही समझिए कि जो सेल होता है ना, ये सेल क्या करते हैं, ये सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं समझिएगा। देखिए, ये जो सेल्स होते हैं, इन्हीं सेल से हमारा पूरा शरीर यानी पूरे ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी इसी सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जो सेल्स है ना, ये सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, और ये टिश्यू क्या बनाते हैं, ठीक है, ये टिश्यू क्या बनाते हैं, ये टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और फिर ये क्या बना देते हैं, पूरी बॉडी बना देते हैं। आई बात समझ में? तो शुरुआत कहाँ से हुई है, तो शुरुआत यहाँ सेल से हुई है ना, सेल से शुरू हुआ है। तो सेल क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है क्या, सेल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं एक कंप्लीट सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं यानी कोशिकांग होते हैं, और एक सेल दिखता कैसा है, मतलब उसके ऊपर कौन सा मेम्ब्रेन होता है, क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेल बनाएंगे हम, उसके बाद उसको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर में आता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जितने भी कोशिकांग होते हैं यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो पहले सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे हम। देखिए, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक। ठीक है, क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। एक सेल के लिए जितने जरूरी एसेंशियल, जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ जा सकते हैं, सेल के अंदर जा सकते हैं, जो भी एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं सेल के लिए। ठीक है, तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस एक्चुअली एकदम मतलब ऑलमोस्ट ये बीच में ही होता है एक सेल के, न्यूक्लियस बीच में ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अब ध्यान से समझिए, एक्चुअली ये जो न्यूक्लियस होता है इसको सेल का ब्रेन भी कहते हैं। अब सेल का ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी अभी कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स आएंगे उनको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। अब क्योंकि न्यूक्लियस एक कंट्रोलर है तो इसलिए न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल। तो ब्रेन ऑफ द सेल क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल का ब्रेन। ठीक है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है,
यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। अब देखिए न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस से ही क्या जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट हैं वो राइबोसोम क्या करता है, इसी न्यूक्लियस से ही लेता है, ठीक है। न्यूक्लियस उसको एसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइड करता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये था न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा साइटोप्लाज्म। पूरे सेल में एक द्रव, एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म पूरे सेल में फैला रहता है, ठीक है। ये जो फ्लूइड है, ये पूरा फ्लूइड क्या होता है, इस पूरे सेल में फैला होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, इसी साइटोप्लाज्म में रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब देखिए ये पूरे सेल में जो फ्लूइड है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो द्रव, जो फ्लूइड देख रहे हैं आप, ये अगर सेल में है तो साइटोप्लाज्म है, लेकिन अगर ये न्यूक्लियस के अंदर है, किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं अब सेल ऑर्गेनल्स। देखिए इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक एक करके हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका मेन काम होता है एनर्जी बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। ये सेल में फैला होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है ऊर्जा बनाना, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सेल को एक जो एनर्जी चाहिए वो किससे मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। अब समझिएगा इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता क्या है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जैसे ही हमारे लंग्स में जाता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर पूरे कोशिका यानी सेल्स में बांट देता है। अब सेल के अंदर क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बनाता है, ऊर्जा बनाता है, ठीक है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है सेल के लिए, इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, सेल का पावर हाउस हो जाएगा। हिंदी में पूछता है ऊर्जा गिरी या शक्ति गिरी कैसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब समझिए ये ऊर्जा बनाता कैसे है, ठीक है। तो जैसे ही इसकी ये ऑक्सीजन को यूज करता है तो इसके अंदर एक चेन रिएक्शन चलता है, केमिकल रिएक्शन चलता है। उस चेन रिएक्शन को हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र। अब क्रेब्स चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चेन रिएक्शन की खोज क्रेब्स ने की थी, क्रेब्स नामक विद्वान ने की थी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्रेब्स पड़ गया। अब ध्यान दीजिए क्रेब्स चक्र पूछता है क्वेश्चन कि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस से ही जुड़ा होता है, न्यूक्लियस से ही ऐसे स्ट्रक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। न्यूक्लियस से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लोग शॉर्ट में कहते हैं ईआर। क्या कहते हैं, ईआर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं आर ई आर। क्या कहते हैं, आर ई आर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेंगे एस ई आर, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एक्चुअली क्यों रफ है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके एक पार्ट पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो राइबोसोम्स करते हैं, भले ही वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है लेकिन फॉर्मेशन प्रोटीन का कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। तो देखिए राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा बनाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी एपरेटस। यहाँ ध्यान दीजिए गोल्जी बॉडी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडी का, और ये साइटोप्लाज्म में या कहें सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, नाम लिख देते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए गोल्जी बॉडी, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में हमें एनर्जी की जरूरत है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे सिर्फ एक भाग में एनर्जी की जरूरत है, कहीं और नहीं है, पूरे बॉडी में एनर्जी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है तो इस एनर्जी को पूरे सेल में भेजने का काम गोल्जी बॉडी का होता है, यानी परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ये किसका काम होता है? गोल्जी बॉडी का करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है कि एटीपी के पैकेट्स बनाता है। समझिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म बनाता है, और ये एटीपी को क्या कर लेता है? पैकेट्स में क्या कर लेता है? इसको स्टोर कर लेता है, पैकेट्स में इसको स्टोर कर लेता है गोल्जी बॉडी। किसको? एटीपी को। इसीलिए हम गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहेंगे, क्योंकि ये एटीपी के जो एक होता है ना कि पोस्टमैन क्या पहुंचाता है? लेटर पहुंचाता है। तो यहाँ पर गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है? एटीपी पहुंचा रहा है पूरे सेल में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मेन काम क्या है इसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, किसका? ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम तो मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, राइबोसोम जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होता है, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, RER। ठीक है, देखिए जो राइबोसोम है ये मेनली प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम क्या कहलाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझने वाले लाइसोसोम। देखिए, जो लाइसोसोम होता है ये लाइसोसोम, ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या हो जाएगा? राइबोसोम। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम की। ये लाइसोसोम पूरे सेल में ऐसे लाइसोसोम फैला होता है। ठीक है, ये लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देखिए, लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरे सेल में लाइसोसोम की वजह से प्रेजेंट होता है। मान लीजिए सेल का कोई सेल ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, तो ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करने का काम करता है, हटाने का काम करता है। ठीक है, गलाने का काम। तो अगर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स काम नहीं कर रहे हैं तो ये लाइसोसोम उसको मारने का काम करता है, उसको खा जाता है। देखिए, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा तो इस पे क्या लगेगा? ये लाइसोसोम क्या करेगा? इसके ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम लगा देगा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये खत्म हो जाएगा। ये जरूर भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए सेल के अंदर कोई कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाना, साफ करना भी जरूरी है। ठीक है, सेल के लिए। तो लाइसोसोम क्या करता है? इन डेड सेल्स को खत्म करता है। अब ध्यान दीजिए, अब क्योंकि ये सेल में सफाई का काम करता है, डेड सेल्स को मारने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं सेल का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है सेल में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी बनाना। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पूरे सेल में पावर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नंबर थर्ड गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना, ऊर्जा का परिवहन, इसलिए क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड देखिएगा राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होता है। क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना, इसलिए क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? सेल के अंदर जितने भी डेड सेल्स हैं, जितने भी डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको खत्म करने का काम है, इसलिए हम इसको सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें क्लियर कर लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये जो सेल है ये एनिमल सेल है। क्या है? एनिमल सेल। ठीक है, ये क्या है? एनिमल सेल है। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एनिमल सेल और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें बहुत बेसिक डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल होता है ना एनिमल सेल, इसमें जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट का सेल होता है उसमें एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। ये जो सेल वॉल होता है ये प्लांट को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर के वातावरण से। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है।
एनिमल सेल में दोहरा वॉल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि बाद में भी आप इसको रिव्यू कर सकें, एक एक टॉपिक को देख सकें। कंप्लीट सेल मैंने बनाया है। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे सेल के डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आगे समझते हैं फंक्शन ऑफ सेल के बारे में, ठीक है। सेल का क्या क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में। तो फर्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सेल क्या करता है, सेल हमारे बॉडी को एक फिक्स्ड शेप या कहें सपोर्ट या कहें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट और स्ट्रक्चर दोनों प्रोवाइड करता है। सेल की बात करें, जैसे हमारा स्किन है तो सेल से मिलकर बना है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। तो चाहे स्किन हो, चाहे टिश्यूज हो, पूरा ऊतक हो, ये सेल से मिलकर बने हैं। और टिश्यू क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करने का काम करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो पूरा सेल क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम बात करें स्केलेटल की, स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को एक फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका टिश्यू क्या हो जाएगा, सेल से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा, सेल क्या करता है, हमें कंप्लीट सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नंबर सेकेंड, फैसिलिटेट ग्रोथ। एक सेल हमारे पूरे बॉडी को फैसिलिटेट ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और सोचिए प्रोटीन हमारे बॉडी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनती है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो एक फैसिलिटेट ग्रोथ जो है वो भी हमें सेल से मिलता है। सेल के अंदर प्रेजेंट राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और पूरे सेल्स के जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी में क्या करते हैं, हमारे पूरी बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। तो हमारी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, जो प्रोटीन है उसकी वजह से। प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी का ग्रोथ करते हैं। तो ये जो प्रोटीन है कहाँ बनता है, तो सेल के अंदर बनता है, ठीक है। कौन बनाता है, राइबोसोम। नंबर थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड करता है। और ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो सेल क्या करता है, जो एसेंशियल जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो मिनरल्स हैं, वो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पूरे बॉडी में, वो जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके थ्रू होता है, सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे मिनरल्स और दूसरे कंपोनेंट हुए, तो उनका जो फॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, वो किसके थ्रू होता है, सेल्स के थ्रू होता है। तो इसलिए भी सेल्स हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और सेल के फंक्शंस हैं, ये सेल के फंक्शंस हैं। नंबर फोर्थ, एनर्जी प्रोडक्शन। देखिए सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और ये जो ग्लूकोज है इससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो एनर्जी, पूरे बॉडी को एनर्जी देने का काम, हमारी पूरी बॉडी ठीक से वर्क कर रही है, पूरे बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी किससे मिलता है, तो ये जो सेल में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है, और इससे हमारे पूरी बॉडी को एनर्जी मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए एक बात यहाँ समझिए कि हमारे पूरी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें इसी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलता है। मैंने आपको बताया था, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर जितना भी जो भी एनर्जी हमें चाहिए वर्क करने के लिए, वो हमें किससे मिलता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू मिलता है, जो कि सेल का एक पार्ट है। तो नंबर फोर्थ आपका फंक्शन था एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये काम भी किसका होता है, सेल्स का होता है। फ्रेंड्स इसके बाद के सेकेंड वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच डिफरेंस समझेंगे, और उसमें जो टिश्यू के यानी टिश्यू के जो टाइप्स है उनको समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप वीडियो को एक दो बार ज़रूर रिव्यू करिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद।